बच्चों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में। फाइनली मैंने रोटेशन मोशन पे यहाँ पे काम किया, काफ़ी मेहनत की और आपके सामने ये कंटेंट बना रहा हूँ। और इस एक वीडियो में जैसा कि मेरा काम है, वन शॉट रिवीजन आपको प्रोवाइड करूँगा। आप कैसे भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आपको इतना फ़ायदा होगा इस एक वीडियो के बाद ही कि आपसे रोटेशन मोशन जो बोला जाता है 11-12 का सबसे वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर है, वो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। आपको बहुत मजा आएगा इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोटेशन मोशन तो हम लोग अच्छे जानते हैं। यहां पे अपन क्या करेंगे, बात करेंगे रोटेशन की। हर एक पार्टिकल किस तरीके से रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ में उसमें कैसे फोर्स लगेगा, काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट लगाएंगे। हर चीज यहां पे मिला जुला के हम लोग को पढ़ना है रोटेशन मोशन में, ठीक है। तो ये सब अपन जानते हैं बेसिक चीज। सीधा मैं टॉपिक से चालू करता हूं, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो ये भी अपन थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। जैसा कि अगर मैं एक फुटबॉल को या फिर एक बास्केटबॉल है उसको अपनी उंगली में घुमाऊं, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वो घूम जाता है, ठीक है। तो वो असलियत में वो क्या पॉइंट है, वो सेंटर ऑफ मास में उसको क्यों बोल रहा हूं। असलियत में क्या होता है, वो जो पूरा बास्केटबॉल है या फिर जो फुटबॉल है उसका जो पूरा का पूरा वेट है वो मेरे इस उंगली पे आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब मैं उस वो जो पॉइंट है वो वहां पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट कर दिया हूं। उस एक पॉइंट पे मैं पूरे के पूरे बास्केटबॉल का मास वहां पे इकट्ठा कर लिया हूं, इसीलिए मैं क्या कर पा रहा हूं, उसको घुमा पा रहा हूं। इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट इन बॉडी वेयर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। जो मैं आपको बताया, इट इज अ पॉइंट व्हिच बिहेव्स एज द सेम मैनर एज बॉडी वुड बिहेव। इसका मतलब क्या, मैं चाहे सेंटर ऑफ मास को लूं या फिर पूरी बॉडी का मास लूं, असलियत में अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ले रहा हूं तो मेरे को पूरी बॉडी का मास लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट ऐसा ही बिहेव करेगा जैसे वहां पे ही पूरा का पूरा मास क्या है, इकट्ठा है। आपको आइडिया समझ में आया होगा। तो अपने को यहां पे ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है। जो काम का सिर्फ उतना पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, आइडिया पता होना चाहिए, अप्रोच पता होना चाहिए, क्वेश्चन का क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो देखो आरसीएम का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते थे क्लास 11 में, लेकिन अपने को यहां पे डिराइव नहीं करना है। 2 पॉइंट सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास कहां पे आता है, वो सिंपली अगर मैं बोलूं m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये r1 क्या है, ये वेक्टर r1 है, पोजीशन वेक्टर है फर्स्ट वाले पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। तो अपने आप आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी जैसे मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो सीधा क्वेश्चन एक देख लेते हैं जल्दी से। 3 मासेस 3 किलो 4 किलो 5 किलो आर लोकेटेड एट 3 कॉर्नर, ठीक है। 3 कॉर्नर है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑफ साइड 1 मीटर। तो इसका मेरे को सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे 3 पार्टिकल 3 किलो 5 किलो 4 किलो। देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस में 3 पार्टिकल को अरेंज कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक साइड दिया है उसका 1 मीटर, ठीक है। तो एक पार्टिकल, ये जो पहला पार्टिकल है ना, ये मैं मान लिया कि ये 0 0 पे, इसको आपको हमेशा मानना होगा। ये बाय डिफॉल्ट आपको करना होगा, तभी आप सेंटर ऑफ मास निकाल पाओगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये 0 0। अब साइड अगर 1 मीटर है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये भी क्या होगा, 1 होगा। ये भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इसका अगर 0 0 है तो यहां पर मैं एक्स एक्सिस में 1 डिस्टेंस चल लिया हूं, तो ये क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी चीज समझ रहे हैं। ये 4 किलो है और इसका कोऑर्डिनेट बस अपने को निकालना होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, भैया एक्स का डिस्टेंस यहां पे कितना है, एक्स का डिस्टेंस है यहां पे 1/2। अगर ये पूरा 1 है तो आधा कितना हो जाएगा, 1/2। यहां पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अपने को ये वाला चीज निकालना होगा। तो ये अपने को कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला साइड जो है 1/2 है, ये जो साइड है ये 1 है। तो पाइथागोरस बाबा ने बोला है कि भैया इसको क्या करो, अगर ये 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको x ले लो तो x स्क्वायर प्लस ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर इज व्हाट, 1/4। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा √3/2, ठीक है। आपको पता होगा बहुत सिंपल है। तो ये √3/2 में निकाल लिया, ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकाल लिए। देखियो यहां पे मैं निकाल के दिखा दिया हूं, ठीक है। इस तरीके से वहां पे ट्राइंगल पे आप निकाल सकते हो √3/2। उसके बाद फिर एक्सीएम कैसे निकालेंगे, अब यही फॉर्मूले को, ये पोजीशन वेक्टर अगर मैं x के टर्म्स में लिखूं, मेरे को अगर x कोऑर्डिनेट चाहिए तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, y के लिए m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत बढ़िया। तो एक्सीएम यहां पर से निकाल लेते हैं। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, जितने ही पार्टिकल होंगे सबका समीशन करना है अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो m1 x1, तो देखो m1 x1 m2 x2, ये 1 x2 है। ये देखो ये जो है हमने, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। आप उल्टा सीधा भी लोगे तो भी काम चल जाएगा, आंसर वही आएगा, ठीक है। किसी को भी यहाँ पे इसको x1 y1 लिख सकते हो, x2 y2 ले सकते हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई करना है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, सॉल्व बस करना है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट सेम वैसे निकालना है, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से निकाला जाता है सेंटर ऑफ मास। आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हुआ
होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे 4 पार्टिकल्स, जहां पे इस बार 4 पार्टिकल है 1 2 3 4 kg आर प्लेस्ड एट 4 वर्टिसेस A B C and D ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। ठीक है, अपने को यहाँ पे फिर से सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। बहुत बढ़िया, सेंटर ऑफ मास को अगर मेरे को यहाँ पे लोकेट करना है तो सबसे पहले भैया आप कोई भी एक को यहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट दे दो, और 1 मीटर है तो ये 1 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा 0 और 1 हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी है। अब बस कुछ नहीं, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 अपॉन सबका सम m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। सॉल्व मानना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। सॉल्व मानना है, आंसर आपके सामने। ठीक है, आप आइडिया समझ गए होंगे। इसका मतलब देखो 0.5 और 0.3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में 0.5 यहां पे होगा और 0.3 कहीं पे यहां पे होगा, तो यहां पे कहीं पे यहां पे लोकेट हो रहा है हम लोग का सेंटर ऑफ मास। अब आपको आइडिया समझ में आ गया होगा सेंटर ऑफ मास किस तरीके से निकाला जाता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। तो यहां पे इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है कभी कभी। देखिए क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। 2 मासेस 2 किलो और 3 किलो आर केप्ट 5 मीटर अपार्ट, 5 मीटर अपार्ट रखा हुआ है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg। इसका मतलब कुछ ये टाइप, इस टाइप का बोल रहा है। ये 2 किलो रखा हुआ है, ये 3 किलो रखा हुआ है। ठीक है, अब अपने को यहां पर ये निकालना है कि ये लाइन में सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा इन दो पार्टिकल सिस्टम के कारण, और उसका मेरे को डिस्टेंस बताना है 2 किलो से। तो इसके लिए आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं, बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। देखो जब मेरे को R1, देखो ये M1 है, ये M2 है, मान लेता हूं मेरा सेंटर ऑफ मास देखो बीच में तो नहीं आने वाला। ठीक है, और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो एकदम कंफर्म नहीं बोलते, कहीं पे भी होगा। तो मैं मान लेता हूं यहां पर से R1 डिस्टेंस पे और यहां से R2 डिस्टेंस पे, और ये डिस्टेंस आपको हमेशा दे के रखेगा इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए जब मैं R1 अगर मेरे को निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, R1 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू टोटल, और जब R2 निकालूंगा तो M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू ये टोटल, ये R जो है। ठीक है, आपको आइडिया समझ में क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग अच्छे जानते हैं जो RCM लिख रहे थे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, तो जब हम लोग इनवर्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये फॉर्मूला हम लोग को जनरेट होगा। इसको सॉल्व करने की, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप याद रखो कि R1 निकालना है तो M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R करना है, और R2 निकालना है तो M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R करना है। ठीक है, तो यहां पे भी अगर मेरे को 2 किलो के अक्रॉस निकालना है, मतलब मैं यहां पर से अगर मैं मान लेता हूं मेरे को ये R1 निकालना है, तो R1 इज इक्वल टू क्या करूंगा M2, मतलब कि सामने वाला अपॉन टोटल इंटू टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, देखो 5 मीटर अपार्ट है तो ये 5 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 मीटर। आपको आइडिया समझ में आया होगा, और टोटल से माइनस कर दोगे तो इधर से भी निकल जाएगा 2 मीटर पे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जैसा अभी हमने RCM लिखा था, ये असलियत में क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, या फिर आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट है। तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस इस तरीके से हम लोग लिखे। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट मार दूंगा, d/dt ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यही फॉर्मूला हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, भैया सेंटर ऑफ मास जो है, अगर वो मास मैं काउंट कर रहा हूं, वो जगह मेरा मास है, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो भैया उसकी वेलोसिटी भी होगी उस सेंटर ऑफ मास की। तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूं किसी भी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस इस तरीके से। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा। एक्सेलरेशन भी ऐसे निकाल सकता हूं, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट मार दो, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप आपको आइडिया समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे ये क्या है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब यही है कुल मिला के। ठीक है, डेल RCM का मतलब मैं लिख सकता हूं M1 डेल R1 प्लस M2 डेल R2। अगर कहीं पे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो भी हम लोग यहां पे लगा सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पे भी आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। अभी तक के हम क्या कर रहे थे, एक 2D कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक 2D फिगर के कारण जो सेंटर ऑफ मास होता है वो निकाल रहे थे। अब हम लोग सीखेंगे 3D में हम लोग कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। 3D ऑब्जेक्ट अगर हम लोग को दे देगा तो किस तरीके से निकाला जाता है उसका सेंटर ऑफ मास। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है। 3D ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसका सेंटर निकालेंगे, और अगर हम लोग सेंटर निकाल लिए ना तो हम लोग को सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। कैसे, देखिए एक L शेप लेमिना है जिसका मास है 3 किलो। देखो ये 3 किलो का मास है, ये इस तरीके का कुछ लेमिना है। लेमिना का मतलब एक प्लेट है, इस तरीके का कुछ ऐसा प्लेट है, और ये 3 किलो का है। मतलब मैं इसको इक्वली ऐसे डिवाइड कर दूं, ये बिल्कुल बराबर बराबर है, ये 1 किलो 1 किलो 1 किलो 3 किलो, तो ये इस तरीके से दिया है। ठीक है, अपने को यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये आपको दिया है 2a, ठीक है, अगर ये आपको भी दिया है 2a, ठीक है, तो ये 2a है तो ये आधा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ये 2a है, ये आधा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, ये 1-1 किलो के हैं, ये भी समझ गए हम लोग, ये भी a हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 3 मास हो गए, 3 टुकड़े हो गए।
तीनों टुकड़ों का क्या करना है, मेरे को यहाँ पे सेंटर निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, बहुत ही सिंपल। तो सबसे पहले मैं इस वाले टुकड़े की बात करता हूं। तो यहाँ पे ये बताइए इसका सेंटर क्या होगा, ये पूरा 2a है, ठीक है। ये कितना है हम लोग का a है, ये यहां पर से यहां तक का हम लोग का a ही होगा, ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद फिर ये a का आधा है, ठीक है, ये a/2 है। तो अगर मेरे को यहां पर तक का मेरे को x डिस्टेंस निकालना है, ये अगर मेरे को पॉइंट निकालना है तो मेरे को x डिस्टेंस यहां पर से यहां तक का चाहिए। तो x डिस्टेंस कितना होगा, a + a/2, ये क्या हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा। अब मेरे को y डिस्टेंस इतना चाहिए, तो y डिस्टेंस मैं कैसे निकाल सकता हूं, सेम अप्रोच। ये 2a है, ये आधा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। इसका भी आधा चाहिए तो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो ये हो गया a/2, तो 3a/2 और a/2 इसका सेंटर आ गया। बिल्कुल वही अप्रोच से आपको ये इसका भी सेंटर निकालना है। कैसे निकालूंगा, ये पूरा मेरा a होगा, इसका भी आधा करेंगे तो ये a/2 होगा, तो इसका सेंटर हो जाएगा a/2, और y एक्सिस में भी a/2 पर जाना है तो a/2 हो जाएगा। अब इसका भी सेंटर निकालना है, तो भैया x एक्सिस में वो कितना दूर है, सबसे पहले देखो ये x एक्सिस में यहां पर से यहां तक के मतलब a/2, ये इसका x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट में इतना ऊपर जाना है, मतलब कि a + a/2 मतलब 3a/2। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे पूरे के सेंटर निकालने हैं। सेंटर आप निकाल लिए तो बस कुछ नहीं, m1x1 + m2x2 + m3x3 अपॉन m1 + m2 + m3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबका मास 1-1 किलो है, तो 1 × a/2, देखो सबका पहले x कोऑर्डिनेट करेंगे ना, तो 1 × a/2 + 1 × a/2 + 1 × 3a/2 अपॉन 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व किए ये आया, ठीक है। वैसे ही y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा। आपको आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ तीन पार्टिकल का आपको पोजीशन वेक्टर दे के रखा है, मास दिया है m1 m2 m3, और ये पोजीशन वेक्टर r1 ये वेक्टर के फॉर्म में दिया है, ये r2 भी वेक्टर के फॉर्म में, ये r3 वेक्टर के फॉर्म में। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, बहुत सिंपल। तो ये जो हम लोग वेक्टर लिख रहे थे, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है, तो कुछ नहीं, m1 × पोजीशन वेक्टर पहले का m1 r1 + m2 r2 + m3 r3 अपॉन m1 + m2 + m3, बस कुछ नहीं, यहाँ पे ओपन कर दो ब्रैकेट, मल्टीप्लाई किए, i को i के साथ प्लस कर दो, j को j के साथ प्लस कर दो, और k को k के साथ कर दो। आपका आंसर हो जाएगा आपके सामने। आपको आइडिया समझ में आया होगा, इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो भी मैं आपको करा रहा हूं उससे आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, और आप फोड़ सकते हो इस चैप्टर को। मैं बता रहा हूं ये जितना हार्ड है उतना ही जबरदस्त तरीके से आप इसको फोड़ सकते हो, और बहुत लोग इसको स्किप करते हैं, तो आप स्किप मत करना, आप यहीं पे आगे होने का चांस होता है। जो चैप्टर लोग ज्यादा स्किप करते हैं उस चैप्टर को अच्छे से करो, और आगे बढ़ने का एक बहुत ही शानदार मौका है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मास ऑफ ईच, यहाँ पे एक प्लेट का यहाँ पे मास m दिया हुआ है, लेंथ l दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। 3D शेप है, सबका सेंटर अगर मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीढ़ी बना दिया है, ठीक है। ये HC वर्मा का क्वेश्चन है। वैसे देखो l लेंथ का है, देखो अगर मैं इसका अगर सेंटर बताऊं तो ये क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा, और ये l/2 से l/10 शिफ्ट हो गया है, तो l/2 + l/10 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से l/10 शिफ्ट हो गया, ये भी l/10 शिफ्ट हुआ है, ये और l/10 शिफ्ट हुआ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका सेंटर l/2, इसका सेंटर l/2 + l/10, इसका सेंटर l/2 + 2l/10, ठीक है। दो बार यहाँ पे करना पड़ रहा है हम लोग को, ठीक है। आप आइडिया समझ रहे होगे, और यहाँ पे 3l/10, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आया। अब बस वही काम आपको करना है, एक्सियम आपको निकालना है। तो देखो ऐसे दो प्लेट है, ऐसे वाले हम लोग के दो प्लेट है, ऐसे वाले दो प्लेट है, ऐसे वाले दो प्लेट है, और ऐसा वाला एक ही प्लेट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ मास, इसका मास और इसका सेंटर l/2, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आया। ये 2 टाइम्स क्योंकि इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब वैसे ही इसका और इसका कर लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ इसका मास कितना है, m है, और l/2 + l/10, ठीक है। ये दो बार है, इसका और इसका काम हो गया। अब फिर से इन दोनों का काम कर देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ मास इंटू l/2 + 2l/10, प्लस ये वाला हम लोग का एक ही टू है, तो मास इंटू l/2 + 3l/10। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अपॉन m1 + m2 + m3 कितने हैं टोटल, 7m है, 7 मास है, तो 7m इसको सॉल्व करना है, आंसर लाना है, ठीक है। आप आइडिया समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक 2D फिगर है, असलियत में एक मैं बोल सकता हूँ एक सर्कल है, 2D फिगर है ना, ध्यान रखना मैं 2D बोल रहा हूँ। तो एक सर्कल है, ये सर्कल में से ये r/2 अलग फिगर हो गया, ये दूसरा सर्कल है जो कि कंसेंट्रिक है, ठीक है। मैं इसको रिमूव नहीं किया हूं ना, याद रखना है यहाँ पे रिमूव नहीं किया हूं, आगे हम लोग अभी रिमूव करने वाले भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको मैं रिमूव नहीं किया हूं, ये 2D फिगर है, इसका अगर पूरे का मास m है, ये r है, और r/2 फिगर का एक कंसेंट्रिक सर्कल है, अपने को इसका सेंटर ऑफ मास बताना है। तो कैसे बता पाएंगे, देखिए अपने को इसका सेंटर तो पता है बड़े वाले का, इसका सेंटर अपने को यहाँ पे पता है क्या, बिल्कुल पता है r/2। अब लेकिन इसका मास अपने को पता है
m, यहाँ पे अपने को सारे पार्टिकल का मास पता था, क्या मेरे को छोटे वाले का मास पता है क्या? नहीं पता है। तो यही काम अपने को करना होगा कि अपने को सबका मास भी पता होना चाहिए। तो इसका मास तो अपने को पता है, तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा एरिया कितना होगा, 2D फिगर है तो एरिया लेना है, और जब 3D फिगर आएगा तो वॉल्यूम से काम करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का मास है भैया m, ठीक है। तो यूनिट एरिया का मास कितना हो जाएगा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये आपको आइडिया समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग को कितने रेडियस वाले सर्कल का मास निकालना है, r/2। तो भैया पाई r/2 का होल स्क्वायर, इसका मास कितना होगा भैया, मल्टीप्लाई मार दो इससे, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई r/2 का होल स्क्वायर, मतलब r²/4 हो जाएगा। r² से r² कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, m/4 होगा ये छोटे वाले का मास। अब आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। इसका मास m, इसका सेंटर यहाँ पे हम लोग r ले लेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे r लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन क्या करेंगे, एक को 0 0 मानेंगे कोऑर्डिनेट, हर बार यही अप्रोच होगा। एक को अपने को 0 0 मानना होगा, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग दूसरा वाला निकालेंगे, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन में अपने को हर बार ऐसा करना होगा कि ये सेंटर को अपने को 0 0 लेना है और इसके रिस्पेक्ट में अपने को इसका निकालना होगा, ठीक है। तो देखो XCM इज इक्वल टू क्या करूंगा, m1 इंटू x1 इज वॉट 0, m इंटू 0 प्लस m इंटू इसका मास हम लोग को m/4 मिल गया है, ठीक है। ये m/4 मैं निकाला हूं, m/4 इंटू इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r/2। किसका रेडियस, मतलब कि मैं यहां पर से सेंटर से ये 0 से लेके r/2 तक के चल दिया हूं, तो मेरे को इसका सेंटर ही लिखना है, तो इंटू r/2। इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, r/10 आ जाएगा। आपको आइडिया समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेंटर ऑफ मास फॉर रेसिडुअल पार्ट। जो अभी मैं आपको बता रहा था 2D के लिए, अब वही चीज 3D के लिए भी आता है। तो 3D के लिए फॉर्मूला ये होता है कि अगर हम लोग रेसिड्यू, तो अगला कंसेप्ट देखते हैं, सेंटर ऑफ मास फॉर रेसिडुअल पार्ट। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आपके पास एक 3D स्फीयर है, यहां पर से आप काट के एक स्फीयर यहां पर से निकाल दिए हो, और ये जो बचा कुचा फिगर है उसका आप क्या निकालो, सेंटर ऑफ मास निकालो। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है। जब हम लोग रिमूव करते हैं ना, तो अपन यहां जो प्लस यूज करते थे ना, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, नीचे और ऊपर दोनों जगह हम लोग प्लस करते थे, यहां पे माइनस करना है। आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। कैसे करना है, बिल्कुल वही अप्रोच। तो देखो यहाँ पे 2r रेडियस का ये पूरा स्फीयर है और r रेडियस का ये छोटा वाला है, ठीक है। तो देखिए 4/3 पाई 2r मतलब बड़ा वाला स्फीयर मतलब 2r का क्यूब, इसका मास दिया है भैया m, ठीक है। तो यूनिट का मास कितना हो जाएगा 1, ये नीचे चला गया, तो 4/3 पाई, इसको खोल देते हैं तो ये हो जाएगा 8r क्यूब, ठीक है। तो अपने को ये वाले रेडियस का मास चाहिए, तो 4/3 पाई r क्यूब का कितना होगा भैया, मल्टीप्लाई मार दो इसमें से, यूनिट का इतना है तो इतने का कितना होगा, बस मल्टीप्लाई मारना है। तो मल्टीप्लाई जब मारे तो 4/3 पाई r क्यूब कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल, और सिर्फ क्या बचा m/8। तो इसका जो मास हो जाएगा वो कितना होगा, m/8, ठीक है। अब बस फॉर्मूला जो मैं आपको बताया उसमें पुट करना है। देखो फॉर्मूला यहाँ पे m ओरिजिनल x ओरिजिनल माइनस m रिमूव x रिमूव अपॉन m ओरिजिनल माइनस m रिमूव। आपको आइडिया समझ में आया होगा। तो m इंटू 0, इसको 0 0 करना होता है, मैं आपको बताया था, और इसका ये r, 0 है, तो अपने को कुछ नहीं XCM निकालना है। XCM में क्या हो जाएगा, m इंटू 0 माइनस m/8 इंटू r अपॉन m माइनस m/8। इसको सॉल्व करने से देखो नेगेटिव आया, बिल्कुल नेगेटिव आ सकता है आपका सेंटर ऑफ मास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 blocks A and B of equal masses are attached to a string passing over a smooth pulley fixed to a wedge as shown. Find the magnitude of center of mass of acceleration when they are released from rest। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास चाहिए। मैं आपको बताया था वेलोसिटी का भी निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का भी निकाल सकते हो और एक्सेलरेशन का भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। इसका आप एक्सेलरेशन निकालना लॉज ऑफ मोशन में सीखे हो, तो अगर आपको नहीं आता है तो आपको थोड़ा लॉज ऑफ मोशन आना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपने को बाकी चैप्टर आने चाहिए थोड़े, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं आपको आता है थोड़ा बहुत एक्सेलरेशन निकालना, और नहीं भी आता है तो आपको मैं आइडिया बता दे रहा हूं, लेकिन आपसे मैं जरूर वहां पे बोलूंगा कि लॉज ऑफ मोशन भैया पढ़ के जाना एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं एक्सेलरेशन आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर हम लोग के मास इस तरीके से हैं तो हम लोग का एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन नेट मास, ठीक है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। वैसे यहाँ पे करना क्या चाहिए हम लोग को, कन्वेंशनल अप्रोच के हिसाब से टेंशन और एक्सेलरेशन के दो इक्वेशन लिखना चाहिए, दो इक्वेशन को सॉल्व करके टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना है। लेकिन मेरे को यहाँ पे टेंशन की जरूरत ही नहीं है, तो मैं सीधा एक्सेलरेशन निकाल देता हूँ। कैसे निकाला, देखो यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री, ज्यादा इंक्लाइंड यहाँ पे है, ठीक है। तो फोर्स ज्यादा किस साइड लगने वाला है, इस साइड लगने वाला है, ठीक है। तो इधर का फोर्स माइनस इधर का फोर्स, दोनों का फोर्स जब माइनस होगा ये हम लोग के नेट फोर्स हो जाएंगे अपॉन हम लोग का नेट मास हो जाएगा। इधर आपको फोर्स
पता होगा mg sin 60 लगेगा, इधर आपको फोर्स पता होगा mg sin 30 लगेगा, ठीक है। ये कैसे लगता है ये आपको पता होगा, इक्वेशन लिखने वाला है, ठीक है। तो mg sin 60 माइनस mg sin 30 अपॉन m प्लस m कर देंगे तो अपने को नेट फोर्स मिल जाएगा। नेट फोर्स मिला तो अपने को यहाँ पे बस पुट करके एक्सेलरेशन निकाल देना है। एक्सेलरेशन पहले हम लोग, ये जो कंसेप्ट है ये लॉज ऑफ मोशन का है यहाँ तक के। अब अपने को यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालना है भाई, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2, लेकिन ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, m यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, m प्लस m इज व्हाट 2m, और ये कैंसिल हो गया। अब अपने को यहाँ पे वेक्टर का समीशन करना है। देखो इस बार एंगल दिए ना, तो इस बार गड़बड़ कर रहे हैं, इस बार अपने को एंगल है तो दो वेक्टर हैं असलियत में जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और उसको हम लोग को ऐड मारना है। तो दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं आपको पता होगा, ये वेक्टर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा जहां पे काइनेमैटिक्स में, ठीक है। तो दो वेक्टर हैं, डायरेक्ट उसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर अगर उसका रिजल्टेंट निकाले तो 2a cos थीटा बाय 2 होता है, ये आपने पढ़ा होगा। दो फोर्स हैं तो उसके लिए सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो 2f cos थीटा बाय 2 होता है। तो कोई भी दो वेक्टर हैं तो वो क्या होगा, हम लोग का रिजल्टेंट अगर हम लोग को उसका निकालना है, एडिशन कर रहे हैं तो 2 इंटू वो वेक्टर cos थीटा बाय 2 करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ऑब्वियसली ये 60 है 30 तो ये 90 होगा, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 इंटू, यहाँ पे एक्सेलरेशन का निकाल रहे हैं तो 2 इंटू a कर देते हैं इसको, 2 इंटू एक्सेलरेशन cos थीटा बाय 2 मतलब cos 90 बाय 2 इज व्हाट cos 45 डिग्री, ठीक है। तो 2 इंटू a cos 45 इज 1 अपॉन रूट 2, ये रूट 2 से कैंसिल, रूट 2a आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे रूट 2a इसीलिए लिखा हूं मैं अपॉन 2, और ये रूट 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, ये आ गया, ठीक है। और a का वैल्यू जो हमने निकाला था वो मैंने डाल दिया, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा आपको क्वेश्चन में और आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, और मैक्सिमम लोग 95% लोग ये चीज को मिस कर देंगे और उसमें गलत आंसर टिक कर देंगे। आपको आइडिया समझ में आया भैया, वेक्टर का एडिशन इसलिए पढ़ाया गया था कि एक ना एक दिन इस तरीके से अगर आ जाए तो हम लोग को काम आए, ठीक है। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा जो बारीक चीजें हैं उसको आपको ध्यान रखना है, उसके बाद फिर आपको टिक करना है आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है एचसी वर्मा का, ये थोड़ा खतरनाक है लेकिन ठीक है अपन समझ लेंगे। देखिए 2 पार्टिकल्स ए एंड बी जहां पे 1 किलो और 2 किलो का मास है, ठीक है, 1 किलो 2 किलो रिस्पेक्टिवली आर प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन एज शोन। ये इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसको ऊपर फेंक रहे हैं, इसको नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसका वेलोसिटी आपको देके रखा है 20 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी आपको देके रखा है 50 मीटर पर सेकंड। इसको जब प्रोजेक्ट करें तो उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, दोनों के बीच में अभी सेपरेशन 90 मीटर का है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अपने को यहाँ पे क्या निकालने बोल रहे हैं, दे आर 90 मीटर अपार्ट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों पार्टिकल, दो पार्टिकल सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास आएगा, तो ये मैं यहाँ पे सिस्टम बना दिया हूं इसको समझने के लिए। तो देखिए यहाँ पे अभी जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। किसका, देखो यहाँ पे अभी ये अपार्ट है, कुछ मीटर अपार्ट है, तो हाइट का सेंटर ऑफ मास मेरे को निकालना होगा, ठीक है। वेलोसिटी अलग अलग दी है तो वेलोसिटी का भी सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका भी सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। और जो इक्वेशन हम लोग ऐसा काइनेमैटिक्स में पढ़े थे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, अब हम लोग को उसको सेंटर ऑफ मास के लिए लगाना होगा। थोड़ा बहुत आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो है, थोड़ा सा समझना यहाँ पे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच में जो हाइट है उसका सेंटर ऑफ मास निकालने वाला हूँ। कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है m1h1 प्लस m2h2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो m1 1 किलो है और अभी यहाँ पे हाइट 0 है, प्लस m2 यहाँ पे 2 किलो है, हाइट यहाँ पे 90 है, ऊपर है एकदम, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, ये 60 मीटर आ गया। तो यहाँ से ये हम लोग 60 मीटर निकालिए सेंटर ऑफ मास का हाइट, ये चीज समझ गए। अब इसकी सेंटर ऑफ मास की भाई हाइट निकली है, अब इसकी वेलोसिटी भी होगी कुछ यहाँ पर, तो हम लोग इसका वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास का। तो यही आइडिया है, बहुत बढ़िया। m1 है हम लोग का 1 किलो इंटू u1 क्या है 20 है, प्लस m2 क्या है हम लोग का 2 किलो का है, और u को क्योंकि हम लोग नीचे फेंक रहे हैं तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस में लेना होगा। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, हाइट निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल रहे हम लोग, क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस किए। तो ये क्या होगा -50, और ये हम लोग ये UCM निकाले वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास, तो ये आ गया और पॉजिटिव आया, इसलिए मैं क्या लिखा हूं, इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। आपको आइडिया समझ में है, बहुत बढ़िया। तो UCM भी निकाल ली। देखिए ये जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, ये ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुक जाने वाला है, रुकेगा, उसके बाद फिर नीचे गिरने वाला है। तो अपने को सिर्फ यहां तक के नापना है ना, अपने को यहां से जो ऊपर जाएगा यहां पे जाके रेस्ट पे हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो देखो UCM ऊपर जाके VCM इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू हम लोग का 0 हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से यहां तक की ये डिस्प्लेसमेंट भी तो कवर करेगा, जब तक कि ये VCM 0 हो नहीं जाता, ये डिस्प्लेसमेंट कवर
कवर करेगा ना, तो यही क्वेश्चन में घुमा रहा था, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या कर दे, ये 60 मीटर को आंसर टिक कर देते हैं और ऑप्शन में बिल्कुल मिल जाता हो, ठीक है। लेकिन इतना जल्दी नहीं, हम लोग को यहाँ पे सारे चीजों का कैलकुलेशन करना होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो असलियत में मेरा जो आंसर होने वाला है कितना होगा, ये 60 प्लस ये डिस्प्लेसमेंट का जो सेंटर ऑफ मास है वो, तो यहाँ पर से डिस्प्लेसमेंट का सेंटर ऑफ मास हम लोग को निकालना होगा, क्योंकि भैया यहाँ पे तो हम लोग की कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना, अपने को जब तक ये VCM 0 नहीं हो जाता तब तक डिस्प्लेसमेंट भी निकालना होगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे निकाला हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो ये आया हम लोग का 55.5, कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यूज को बस पुट किया हूं, और यहाँ पे a क्योंकि ऊपर जा रहा है तो -g लेना होगा, लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा होगा। SCM निकाल लिया हम लोग, SCM निकालने के बाद भैया बस ऐड किए और कुछ नहीं, आपके पास फाइनल सेंटर ऑफ मास है, ये हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको आइडिया समझ में आया क्यों आखिर रोटेशन मोशन नहीं बनता, क्योंकि भाई कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे से अपने को पता नहीं रहता और अपने को ऊपर ऊपर का नॉलेज रहता है, इसीलिए हम लोग को लगता है चीजें बहुत हार्ड है। इतनी हार्ड नहीं, अगर सोच समझ के करोगे ना तो अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा और बनने लगेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो फिर से एक लॉज ऑफ मोशन का ही क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे एक पुली ब्लॉक सिस्टम है, पुली ब्लॉक सिस्टम में आपको एक्सेलरेशन टेंशन वगैरह निकालना आता होगा, यहाँ पे अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखिए पुली ब्लॉक सिस्टम में कैसे निकालते हैं हम लोग, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 2g - t = 2a, ठीक है, और t - g = 1a, ये इक्वेशन आपको निकालना आता होगा, आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से एक्सेलरेशन निकाल लिए, एक्सेलरेशन निकालने के बाद अब अपना काम इस चैप्टर के लिए क्या है, रोटेशन मोशन में अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, देखो इस साइड भी एक्सेलरेशन a ही है और उस साइड भी एक्सेलरेशन a ही है, तो अपन क्या करेंगे, m1 × a1 + m2 × a2 अपॉन m1 + m2, ये करेंगे। तो m1 क्या है हम लोग का, m1 × a1 + m2 क्या है 1 किलो, और a2 क्या है हम लोग का, एक्सेलरेशन सेम ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड अपॉन m1 + m2 की है, ये आया। लेकिन कई सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको प्लस मार देंगे, तो यही चीज नहीं करना है भैया, ये क्या है, वेक्टर है, एक नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, एंगल है 180 डिग्री, तो अपने को क्या लेना होगा, माइनस साइन लेना होगा, यही चीज गड़बड़ नहीं करना है अपने को। और यहाँ पे ज्यादा मास इसका है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो भी नीचे की तरफ जाएगा। g/9 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कई लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको प्लस मार देते हैं, तो ये हो जाता है g और अपॉन 3, g/3, और ऑप्शन में भी मिल जाता है और सही आंसर सोच के उसको टिक मार देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो यही सारी चीजों को मैं आपको बता रहा हूं, एकदम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको ले जा रहा हूं, तो आपको जरूर यहाँ पे बहुत फायदा होने वाला है। तो अगर मेरा एफर्ट आपको ठीक लग रहा हो तो इसको जरूर शेयर करना मत भूलना। अभी बहुत सारी चीजें और भी बतानी बची हैं, तो कंटिन्यू करते हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला लिखा हुआ हूँ, xcm = इंटीग्रेशन xdm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, और वैसे ही y के लिए लिखा हूँ, तो ये आपको बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा, ये जेई एडवांस में कभी कभी काम आ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। अगर हम लोग का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है आपके मास का, ठीक है, तो उस केस में अपने को इंटीग्रेशन मानना होगा, ठीक है। उतना ज्यादा भी बहुत हाई लेवल में नहीं जाते, पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते, जेई मेन और नीट लेवल पे रहते हैं, उसके बाद फिर अगर होगा तो मैं जेई एडवांस लेवल के लिए भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टॉपिक देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही शानदार आइडिया। कई सारे लोग इसके क्वेश्चन क्या करते हैं, देख के ही छोड़ देते हैं, और इसके क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, इसलिए लोग इसको क्या करते हैं, स्किप करते हैं। मैं आपको एक बहुत ही शानदार अप्रोच सिखाने वाला हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपको इसके बाद आप कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, आपसे जरूर बन जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी तक के हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, P1 + P2 + P3 so on up to Pn = 0 होता है, ये चीज अपन जानते हैं। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, m1 v1 + m2 v2 + m3 v3 + so on up to mn vn = 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां पर से क्या आ रहा है कि अपॉन, अभी हम लोग अच्छे जानते हैं, अभी अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालना होता मेरे को, तो मैं क्या निकालता, m1 v1 प्लस 2 पार्टिकल के लिए अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना होता वेलोसिटी के लिए, तो मैं ये लिख रहा होता m1 + m2, ठीक है। अगर ये चीज 0 है, ऊपर वाला 0 है चीज, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, मैं यहां पर से जो ऊपर वाला टर्म है लिख रहा था किसी भी एक इक्वेशन के लिए, इसको मैं इक्वेट मार सकता हूं 0 से। मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब ये कि जो भी मैं सेंटर ऑफ मास निकाल रहा था वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जैसे आपको अभी एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है, तो चलिए एग्जांपल से ही इसको समझते हैं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सबसे फेमस क्वेश्चन है, हर जगह आपको सुनने मिलता होगा, बंदर लटक रहा है कहीं पर से, तो ये बंदर वाला ही क्वेश्चन है। द बलून, द लाइट रोप एंड द मंकी शोन इन फिगर आर इन रेस्ट इफ द मंकी रीचेस द टॉप ऑफ द रोप, ये टॉप ऑफ द रोप में पहुंच रहा
पूछा है, ठीक है, बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बलून डिसेंड। इसका मतलब क्या, आप खुद ही सोच के देखो, अगर ये मंकी बाबा जो है ये ऊपर चढ़ेगा, ये रोप में ऊपर जाएगा तो क्या बलून नीचे आएगा? बिल्कुल आएगा, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये यहाँ पे बलून का मास कैपिटल M है, ये मंकी बाबा जो है इसका मास देखो यहाँ पे स्मॉल m है, और ये जो लेंथ ऑफ द रोप है ये L दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज समझ रहे होगे आप, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये जो बलून है ये x डिस्टेंस नीचे आ रहा होगा, ठीक है, ये x डिस्टेंस अगर नीचे आ रहा है तो आप ये बता सकते हो कि ये जो बंदर है ये कितना ऊपर जा रहा होगा, ये कितना ऊपर जा रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं ये यहां पर से ये कुछ यहां पे आ गया होगा, ठीक है, ये बलून हम लोग का यहां पे आ गया, ठीक है, तो ये x डिस्टेंस यहां पर से मान लिया नीचे आ गया, ठीक है। अब यहां पे ये बता सकते हो कि मंकी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मंकी का देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको L ऊपर तो चढ़ना होगा, लेकिन x वो नीचे आ गया है, तो L ऊपर चढ़ना हुआ और x नीचे आ गया, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा? L माइनस x होगा। थोड़ा बहुत आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अपन इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, क्या होगा इसका इक्वेशन? XCM में लिख रहा हूं, XCM मतलब सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन लिख रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? ये बड़ा वाला m इंटू x क्यों किया? m1 इंटू x1, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? x। अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? भैया नीचे जा रहा हूं इसलिए मेरे को क्या लेना होगा? नेगेटिव लेना होगा। ऊपर जा रहा हूं तो मेरे को क्या लेना होगा? पॉजिटिव लेना होगा। एक डायरेक्शन को नेगेटिव, दूसरे को पॉजिटिव, ठीक है। तो प्लस मास मंकी का कितना है? m है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? L माइनस x है, ठीक है, आपको आइडिया समझ में आया? अपॉन m1 प्लस m2 मतलब m प्लस स्मॉल m, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो मोमेंटम है ये कंजर्व होगा, इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो नहीं खिसकने वाला, ठीक है। आपको आइडिया थोड़ा बहुत समझ में आया? ये बलून कितना भी नीचे आ जाए, मंकी कितना भी ऊपर चला जाए, सेंटर ऑफ मास जो पार्टिकल का है वो नहीं खिसकेगा, वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का ये जीरो होने वाला है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर जाके जीरो हो जाएगा, ये हो गया मेरा माइनस m इंटू एक्स प्लस m इंटू एल माइनस एक्स हो गया, ठीक है, ये समझ गए। इसको इधर ले आते हैं तो m इंटू एक्स इज इक्वल टू m इंटू एल माइनस एक्स। मेरे को क्या निकालना है? यहाँ पे x निकालना है, बलून कितना नीचे गया है, ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई मार देते हैं तो ml माइनस mx हो जाएगा ये, और ये हम लोग का mx है, ये x इस तरफ आएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो m प्लस m हो जाएगा इज इक्वल टू ml है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x निकालेंगे तो ये हो जाएगा ml अपॉन m प्लस m। एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, HC वर्मा में दिया और काफी बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आ चुका है। अब आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, और ये इतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे हमारा आइडिया और बेहतर हो और क्लियर हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक कार्ट है, मैं आपको सीधा क्वेश्चन बता देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप इसको रीड कर लेना, टाइम थोड़ा मेरे पास कम है। यहाँ पे ये एक कार्ट है, इसका मास है कैपिटल M, यहाँ पर एक पेंडुलम लटका हुआ है, देखो इसका मास है स्मॉल m, ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक कैविटी टाइप का दिख रहा है, एक होल टाइप का है, ये जो पेंडुलम है ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, ठीक है। ये कार्ट असलियत में बहुत ही हल्का सा कार्ट है, ठीक है, ये बहुत हल्का है, इतना हल्का है कि ये पेंडुलम के इधर उधर होने से ये कार्ट इधर उधर होता होगा, ठीक है, ये चीज समझ रहे होगे। उसके बाद फिर देखो ये यहाँ पर से ये कैविटी तक का जो डिस्टेंस है, ये थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं बना है लेकिन आप समझ लो कि ये जो L, ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये L दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर से यहाँ तक का डिस्टेंस ये L है। तो हम लोग को ये पूछ रहा है कि जब ये अगर रस्सी टूट जाएगी तो ये ऐसे ऐसे डुलक के यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जब ये इधर आएगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ट, जब ये इस तरफ आया, मतलब ये पेंडुलम राइट साइड अगर हो रहा है, राइट साइड अगर आगे बढ़ा तो कार्ट किस तरफ खिसकेगा? इस तरफ खिसकेगा, ठीक है। मान लेते हैं फिर से ये x डिस्प्लेसमेंट इधर खिसक गया हो, ठीक है, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होगा? फिर से वही आइडिया जैसे बंदर वाले में था कि अगर यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट L है, L तो ये कवर करेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे ये x डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इसको माइनस करना होगा क्योंकि ये इधर खिसक गया है, तो यहाँ पे L माइनस x। आपको आइडिया थोड़ा बहुत अब समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास को फिर से इक्वेट करता हूँ, XCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कैपिटल M इंटू इस बार ये लेफ्ट साइड को अपन नेगेटिव लेंगे, राइट साइड को अपन पॉजिटिव लेंगे, जैसा हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस में करते हैं, लेफ्ट वाला क्या होता है? नेगेटिव होता है, राइट वाला पॉजिटिव होता है, तो बिल्कुल वही आइडिया, M इंटू माइनस एक्स प्लस स्मॉल m इंटू एल माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा m प्लस m, ठीक है, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू फिर से माइनस mx प्लस m इंटू एल माइनस एक्स। सेम इक्वेशन है, सेम सॉल्यूशन है, आंसर भी बिल्कुल वही आएगा। आपको आइडिया समझ में आया होगा। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, HC वर्मा का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त आइडिया है इसका। मैं आपको सीधा क्वेश्चन समझाता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक बोट है, 40 किलो का बोट है, ठीक है, ये 4 मीटर का बोट है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 4 मीटर है। दो लड़के हैं, एक 50 किलो वेट है, एक 60 kg वेट है, ये दोनों
पिछला वाला क्वेश्चन डिस्कस करने मिडिल ऑफ द बोट आते हैं, ठीक है। तो अगर ये सामने आए, ये बीच में आए, ये बीच में आए, तो यहाँ पे क्या होगा, बोट हिलेगी क्योंकि ये स्टिल वाटर में, तो कितना हिलेगी आखिर, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बोट का, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर से मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट है वो इस तरफ हो रहा होगा और मैं मान लिया कि वो x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं 50 किलो वेट वाले की पहले अगर मैं बात करूं तो आप खुद ही बताइए ये कितना मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बीच में आया तो यहाँ पर से ये यहाँ तक के चला, मतलब कि 2 मीटर, ठीक है, ये 2 मीटर प्लस यहाँ पे क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये प्लस x भी होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ये 60 kg वाले मैन की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा इसका, तो ये यहाँ पे जा रहा है तो ये भी 2 मीटर चलेगा, लेकिन ये क्योंकि अपोजिट साइड है डिस्प्लेसमेंट के लिए इसलिए -x, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा, पिछला क्वेश्चन भी वैसा ही था, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको माइनस साइन में क्यों लूंगा, अगर मैं राइट साइड को पॉजिटिव लूंगा तो लेफ्ट साइड को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना होगा। अब आप समझ गए होंगे। और बोट का यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, जो 40 किलो वाला डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, x, जितने मास होंगे उतना डिस्प्लेसमेंट अपने को पता होना चाहिए। तब अपन क्या कर सकते हैं, xcm इज इक्वल टू m1 इंटू x1 2 प्लस एक्स प्लस m2 इंटू m2 60 है और ये माइनस साइन है तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये माइनस है ना, ये माइनस x प्लस m3 इंटू 40 इंटू एक्स अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 50 प्लस 60 प्लस 40। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है और इसका वैल्यू क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हिलेगा क्या, कहीं पे नहीं हिलने वाला, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ये इधर जाके 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 प्लस 50x माइनस 120 प्लस 60x प्लस 40x, इसको सॉल्व करोगे तो 50 और 60 110 और ये हो जाएगा 150x इज इक्वल टू क्या होने वाला है, ये हो जाएगा हम लोग का -20, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +20, तो x इज इक्वल टू 2/15 हो जाएगा। 2/15 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सीधा मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे एक मैन है, ये यहाँ पे एक आइस का इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म टाइप का रखा है, उसके ऊपर एक वुडन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका मास स्मॉल m है और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मास कैपिटल M है, ठीक है। यहाँ पर ये पूछ रहा है विथ व्हाट वेलोसिटी रिलेटिव टू द आइस डज द प्लेटफॉर्म रिकॉइल। इसका मतलब अगर मैन इधर मूव करने लगेगा तो ये जो प्लेटफॉर्म है रिलेटिव टू द आइस इस तरफ मूव करेगा, तो आपसे यही पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं इसको मान लेता हूं कैपिटल V है इसकी वेलोसिटी। तो फिर से वही अप्रोच लगाते हैं कि अगर ये इस तरफ मूव कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, m इंटू ये जो कैपिटल M है इंटू, क्योंकि लेफ्ट साइड को अपन नेगेटिव लेंगे, m इंटू -v, ठीक है, प्लस m इंटू ये स्मॉल m इंटू इसका वेलोसिटी कितना होगा आप बता सकते हो। इसका वेलोसिटी होने वाला है भैया, आप ये जो आदमी है राइट साइड जा रहा है, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है भैया, ये प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। अगर ये इस तरफ राइट साइड जा रहा है, प्लेटफॉर्म पीछे खिसक रहा है, तो यहाँ पे अपने वेलोसिटी क्या लेनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी लोगे, v माइनस कैपिटल V लेना होगा अपॉन m प्लस m जो कि इक्वल होगा 0 के। अब बस इसको सॉल्व कर देना है तो ये 0 इज इक्वल टू -mv और ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -m इंटू वी माइनस m इंटू ये स्मॉल m है इंटू कैपिटल V, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है तो अपने को कैपिटल V निकालना है, तो कैपिटल V उधर गया और ये हो जाएगा m प्लस m इज इक्वल टू m इंटू v और v हो जाएगा हम लोग का mv अपॉन m प्लस m, ठीक है। आइडिया समझ में आया, ये आ जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आपको पहले ही बता रहा हूं। तो अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है, और आपको और थोड़ा चाहिए कि और थोड़ा कंसेप्ट मेरा एकदम खासा क्लियर हो, जेईई एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन मेरे से बने, तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, HC वर्मा का है, मैं इसको हर साल कराता हूँ और इस बार भी आपको वीडियो में भी जरूर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट को यूज करना होगा, आपको बहुत ज्यादा सोचना होगा। ये पूरी तरीके से लेवल 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें लेवल 1 टाइप का कुछ नहीं है, बहुत कुछ सोचना होगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। स्टोरी टाइप का एक क्वेश्चन है और काफी खतरनाक है। साइंस फिक्शन मूवी में जिस टाइप के चीजें क्रिएट होती हैं, असलियत में उसका कंसेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको सीधा समझा देता हूँ क्या है। एक
एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी जिसका मास है कैपिटल M, उसके पास एक बैग है जिसका मास है स्मॉल m, वो यहां पर से बिल्डिंग में से गिर गया, ठीक है, मतलब स्लिप हो गया। तो क्या हो रहा है, टॉल बिल्डिंग में से जब वो स्लिप हुआ जिसका हाइट था कैपिटल H, तो जब वो स्मॉल h हाइट पे था उसको एक आइडिया आया, यहां पे एक थोड़ी दूर में एक पुल था, ठीक है, लेकिन वो इंसान सीधा सीधा गिर रहा था, उसको आइडिया आया, वैसे इतनी देर में आइडिया आते आते था वो टपक जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये काफी जैसा दिखाता है हॉलीवुड वाली मूवीज में वैसा कुछ है ये, तो इसको आइडिया आया और ये क्या सोचा कि अगर मैं बैग को बड़ी जोर से इस तरफ फेंकूंगा ना तो मैं पहुंच जाऊंगा सीधा पुल में और मैं बच जाऊंगा, ठीक है। तो ये वही अपने को यहाँ पे निकालना है और आप अपने को लास्ट में बोल रहा है कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिससे बैग को फेंकेगा ताकि वो लैंड कर जाए पुल में, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अजीब गरीब है, लेकिन आइडिया अपन समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अपने को यहाँ पे ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये मैं मान लिया कि x डिस्टेंस पे यहाँ पे पुल है, ठीक है, ये VCM मान लिया इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। तो जितना वेलोसिटी से फेंकेगा उतना ही वेलोसिटी इधर होगा, ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पे अप्रोच का यूज करें, सबसे पहले x इज इक्वल टू VM इंटू टी, क्या लिखा मैं, तो x इज इक्वल टू ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम होगा। बिल्कुल यहाँ पे वही चीज है जैसे प्रोजेक्टाइल में हम लोग करते थे। अब ये जो टाइम है ये कैसे निकाला जाए, तो भैया कुछ नहीं, अपने को यहाँ पे क्या करना होगा, ये वाला जो टाइम है माइनस ये वाला जो टाइम है वो करना होगा। प्रोजेक्टाइल वाला थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा, कैपिटल H ये ऊपर से गिर रहा था, ऊपर से गिरने का टाइम माइनस ये यहां से यहां तक के गिरने का टाइम, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, ये वो वाला टाइम T है, यहां से यहां तक का जो टाइम होगा वो यही होगा, क्योंकि यहां से गिरने का टाइम माइनस यहां से गिरने का टाइम जब मैं करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ हाइट अपॉन G होता है फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ हाइट कितना है, कैपिटल H है, और यहाँ पे हाइट कितना है हम लोग का, H माइनस H है, ये वाले हाइट की बात कर रहा हूं मैं। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो अपने को वही चीज आ जाएगा, ये जो टाइम है, ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस मास ऑफ बैग इंटू वेलोसिटी ऑफ बैग। एक इस तरफ फेंक रहा है और मैन इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा, तो VM इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ VB अपॉन m हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लिए इसको, ठीक है, ये भी चीज समझ गए होगे। अब देखो इसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे VM की जगह हम लोग ये चीज पुट कर दिए, ये आ गया, ठीक है। ये चीज पुट करने के बाद हम लोग का ये जो VB है इसको मैं निकाल लिया, इधर उधर करके ये VB आ गया, ठीक है, ये भी चीज समझ रहोगे। अब VB आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखो इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये बैग को फेंक रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, वो लेफ्ट साइड बैग फेंका तो उसके मोमेंटम से वो राइट साइड जाना चाहिए, मतलब कुल मिला के x डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब फोर्स क्या है, 0 है। फोर्स अगर 0 है तो हम लोग का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का वो भी 0 हो जाएगा। अगर मैं ये चीज 0 लिख सकता हूं तो ये इक्वेशन जरूर लिख पाऊंगा, मास इंटू बैग का डिस्प्लेसमेंट प्लस मास इंटू मैन का डिस्प्लेसमेंट, और ये माइनस साइन क्योंकि लेफ्ट साइड गया तो ये चीज कर दिए, इसको सॉल्व किए और ये आ गया हम लोग का, और x भी इज इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन m इंटू एक्स। यहाँ पे असलियत में पहले वेलोसिटी निकालने बोला था, वेलोसिटी तो अपन यहाँ पे निकाल लिए, कितने डिस्प्लेसमेंट होगा बैग का ये भी निकालना था तो वो भी हम लोग निकाल लिए। आपको आइडिया समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो गया है, मैं यहाँ पे कोशिश तो यही करने वाला था कि वन शॉट ही बनाऊं वीडियो को, लेकिन ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ना तो कई लोग को देखने में मजा नहीं आएगा, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ। इसको मैं जरूर कंटिन्यू करूंगा अपने पार्ट 2 में, और बचे कुछ जो कंसेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा वीडियो को मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो रोटेशन मोशन का कंसेप्ट एक ही वीडियो में यहाँ पे डाल पाना थोड़ा मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करूंगा और ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे कंसेप्ट को एक बार में, ताकि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, अगला वीडियो मिस मत करना। अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन और कंसेप्ट बचे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह बहुत शानदार तरीके से निकालना सिखा दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।